So first of all, you should know what is the overhead line insulators. Insulators means to insulate the live part from the ground. ठीक है, तो इंसुलेटर्स का यही काम है। जो लाइव कंडक्टर है वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड ना हो इसके लिए हम इंसुलेटर्स लगाते हैं, हर पोल पे इंसुलेटर लगाते हैं। जितने भी ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स का मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं उसको लाइव कंडक्टर्स हैं वो पोल से टच ना हो, है ना। पोल तो ग्राउंड होता है, तो पोल से टच ना हो इसके लिए जो पोल और इंसुलेटर्स के बीच में पोल और कंडक्टर के बीच में हम इंसुलेटर को लगा देते हैं। तो दो काम होते हैं इसके। पहला काम तो यह है कि ये इंसुलेट कर देता है, ठीक है, पोल से कंडक्टर के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देगा, पहला काम हो गया इंसुलेशन का। दूसरा काम इसका होता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब ठीक हो गया, दो काम हो गए। चलिए ये नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दो काम यानी दो फंक्शन है इसके, पहला है इंसुलेट करना, दूसरा है मैकेनिकल सपोर्ट। अब आइए मेनली मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं इसको बनाने के लिए, पोर्सिलिन और ग्लास, टफन ग्लास और पोर्सिलिन, ये दो ही मटेरियल जनरली यूज़ होता है। पोर्सिलिन इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्लास से भी ज़्यादा, लेस अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड मिनिमम लीकेज प्रॉब्लम, तो लीकेज करंट इसमें सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पोर्सिलिन। टफन ग्लास इज यूज्ड फॉर द इंसुलेटर्स बिकॉज इट हैज़ हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये भी यूज़ होता है कई जगह, लेकिन पोर्सिलिन ओवरहेड लाइन इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ द इंसुलेशन, टाइप ऑफ द इंसुलेटर्स। 3 टाइप्स के इंसुलेटर्स होते हैं, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप एंड स्ट्रैंड टाइप। अब ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ एक बार इंसुलेटर्स की। ठीक है, ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स दिखाई दे रही पिक्चर्स इंसुलेटर्स की आप लोगों को? यस सर। तो ये देखिए, ये बहुत सारी पिक्चर्स है ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स का। मैंने बोला था कि एक पिन टाइप का होता है। ये जो इस पिक्चर में देखो आपको दिख रहा है, एक सिंगल इंसुलेटर है, सिंगल पीस है इंसुलेटर का, और इसके ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पर इंसुलेटर्स के जो ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है इसी से कंडक्टर पास होता है, और ये नीचे वाला आपके जो खंभा होता है, जो पोल होता है, उसमें कस जाता है, टाइट हो जाता है। ठीक है, नीचे भी बना है, देखिए ये भी उसी की तस्वीर है। ठीक है, ये देखिए ये और साफ दिख रहा है आपको। ये होता है पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं इसको। देखिए कितना बढ़िया ग्रुप बना हुआ है, नीचे इसको कस देते हैं, पिन टाइप हो गया। ये तीनों ही बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये हमारे लिए और अच्छा है, सारे हैं। ये स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर्स हो गया। अब देखिए ये डिस्क टाइप भी बोलते हैं, स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो स्ट्रिंग का मतलब सीधे सीधे इसको ऐसे लटका देते हैं, और बहुत सारी डिस्क होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। देखिए एक डिस्क हो गई, एक बड़ी एक छोटी, एक हो गई पूरी, ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, तो ये 8-10 डिस्क से मिल के बना हुआ है। और नीचे सबसे नीचे हम एक कंडक्टर को इसको लटका देते हैं। देखिए जैसे स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, ये देखिए इस पिक्चर में भी, इस वाली पिक्चर में भी स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर्स दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये ऐसे लटका दिया, ये इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। ठीक है, क्रॉस आर्म क्या है, ये देखिए ये क्रॉस आर्म है, तो जिससे हम इसको लटकाते हैं उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये पोल हो गया, बेस हो गया ये, तो इससे हमने लटका दिया, यहाँ पर कंडक्टर कर दिया, तो ये स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर्स है। तो उसमें कई डिस्क कनेक्ट होती है, और एक डिस्क की जो रेटिंग होती है वो लगभग 11 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट की होती है। ठीक है, अब अगर आपको सपोज करिए, अब आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर मान लीजिए कि कोई 33 किलो वोल्ट की लाइन है, तो उसमें आप जान लीजिए 3 से 4 डिस्क कनेक्ट हुई होंगी, तो ये मान लीजिएगा कि 33 किलो वोल्ट की है। अगर 132 किलो वोल्ट की है तो कितनी डिस्क होंगी, तो आप खुद ही समझ जाइए कि कितनी डिस्क होंगी। लगभग 9 10 या 11 डिस्क हैं, तो 132 की है।
ऐसे ही नंबर ऑफ डिस्क कनेक्ट होती है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्क है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर हम 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन में डिस्क एक स्ट्रिंग नहीं कनेक्ट करते हैं, दो दो तीन तीन स्ट्रिंग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये देखो, दो स्ट्रिंग पैरेलल में कनेक्ट कर दी हमने। तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। और तीसरा होता है स्ट्रेन टाइप। होता यही है, सेम है, केवल स्ट्रेन टाइप में क्या होता है कि ये वर्टिकली होता है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल ऐसे होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेन टाइप। अगर कहीं पर हमें ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना है थोड़ा सा, ठीक है, और मोड़ देना है, या कुछ और बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, तो हम उसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्रॉस आर्म हो गई, देखिए ये आपकी क्रॉस आर्म है, इसके ऊपर ये एक इंसुलेटर लगा हुआ है, यहीं तक कंडक्टर आया, ये लाइव कंडक्टर है। अब इंसुलेटर और पोल से देखिए हमने इतनी दूरी कर दी इसकी, एक लाइव कंडक्टर से और पोल के बीच में इतनी दूरी हो गई। यहाँ से कंडक्टर लेके गए और यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ आ गई और ये इतना पोर्शन बच गया, ये दूरी बना दी हमने इंसुलेटर को कनेक्ट करके। अब इसके दो काम हो गए, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट हो गया और दूसरा आपका इंसुलेशन भी हो गया, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। इसको तो इतने भी पास लाएंगे तो भी इससे लीकेज करंट पास हो जाएगी, ठीक है ना, ये यहाँ फ्लैश ओवर मार देगा। अगर इस कंडक्टर को इसी स्ट्रक्चर के थोड़ा हम इतने भी करीब ला देंगे ना, तो ये फ्लैश ओवर मार देगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, एयर को ब्रेक डाउन कर देगा। जो बहुत हाई वोल्टेज होगा उसको क्रॉस आर्म से या ग्राउंडेड जो स्ट्रक्चर है उससे हम उतना ही दूर रखते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में सब कुछ मेरे ख्याल से आप तीनों कंडक्टर्स के बारे में आप जान चुके होंगे। सो लेट अस कम टू अवर टॉपिक। सो पिन टाइप आप समझ गए हैं, सस्पेंशन टाइप आप समझ गए हैं, स्ट्रेन टाइप आप समझ गए हैं, ठीक है। सबसे लोअर वोल्टेज के लिए हम पिन टाइप यूज़ करते हैं। लगभग 11 किलोवोल्ट तक की ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। हमारे पंतनगर में भी आप 11 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन देख लीजिएगा, या आपके आसपास कहीं पर भी हो, पिन टाइप इंसुलेटर्स यूज़ होता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स जो ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे जितनी बड़ी छोटी से 33 किलोवोल्ट से लेके कितने भी किलोवोल्ट तक की ट्रांसमिशन लाइन जनरली सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स हम और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ पर हमें ट्रांसमिशन लाइन को मोड़ना है, टर्न देना है, या किसी नदी को पार कराना है, बहुत लंबा गैप देना है, नीचे बीच में पोल ही नहीं देना है, तो बहुत ज़्यादा लंबी ट्रांसमिशन लाइन को भी पार कराने के लिए हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं। तो मटेरियल आपका समझ में आ गया है, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बस सीधे चलते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स। हम सस्पेंशन इंसुलेटर्स की ही बात करेंगे यहाँ पर, और सस्पेंशन इंसुलेटर्स का ही इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स का नहीं करेंगे क्योंकि वो ओवरऑल लगभग एक ही जैसा होता है। आपके बुक में यही सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स का एनालिसिस है, उसी का हम एनालिसिस करेंगे कि लीकेज करंट कितना पास होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा, इस तरीके से। तो हम देखिए हमने हर डिस्क को के बीच में एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा, तो वो कैपेसिटेंस बना दिया हर एक डिस्क के बीच का, और यहाँ कंडक्टर हमने कनेक्ट कर दिया, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। कंडक्टर से स्ट्रक्चर के बीच की जो डिस्टेंस जो वोल्टेज है वो V है। मान लीजिए पर फेज वोल्टेज V है, तो यही V वोल्टेज हमने इसमें इसके और इसके बीच में V वोल्टेज लगा दिया। हर एक का कैपेसिटेंस M × C, M एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हम बता देंगे आपको भी। C कैपेसिटेंस है, ठीक है। C क्या है, अब देखिए डिस्क होगी एक, तो ये इधर एक पिन लगा होगा, ये साइड ये खंबा है आपका, ये पोल है और ये क्रॉस आर्म है। तो पोल भी ग्राउंड है और क्रॉस आर्म भी ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड है, इसलिए हमने इसको हैचिंग इस तरीके से कर दिया, हैच कर दिया। अब ये पिन और इंसुलेटर के बीच में भी होगा, और पिन और ग्राउंड के बीच भी एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस। इसको हम बोलते हैं डिस्क टू डिस्क और म्यूचुअल कैपेसिटेंस। अब एक डिस्क हो गई, फिर ये एक डिस्क और दूसरी डिस्क के बीच में एक कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि डिस्क सेम ही नाप और साइज की है, तो M×C यहाँ पर भी होगा। फिर यहाँ दूसरी पिन होगी तो एक और कैपेसिटेंस यहाँ क्रिएट होगा, जैसे कि ये है मान लीजिए, ठीक है, nth, ये जैसे पहली है, फिर ऐसे दूसरी है, तीसरी है, ये nth पिन है, तो nth के यहाँ nth पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी एक कैपेसिटेंस हो गया। इसके इधर भी ऊपर पिन है, नीचे भी पिन है, तो ऊपर वाले पिन से पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, नीचे वाले पिन से भी पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस। तो हम इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट सर्किट हमारा इस तरीके से बनता है, जहाँ पर कि ये वाला जो कैपेसिटेंस है एक ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो लास्ट आपकी डिस्क है ये वाली, उससे ये ग्राउंड, ये कैपेसिटेंस कनेक्ट है, और हमने यहाँ लास्ट वाली पिन टू ग्राउंड यही हो गया, तो ये कैपेसिटेंस थोड़े से एक कम होता है, ये ज़्यादा है। जैसे 3 है तो 3 ये रहेंगे, 3 डिस्क हैं तो 3 तो ये वाले कैपेसिटेंस हो जाएंगे और साइड वाले 2 ही कैपेसिटेंस होंगे। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। एनीवे, अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। वी वांट टू कैलकुलेट द V1, V2, V3, Vn। इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके हर एक डिस्क के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल होगा, ताकि हम ये जान सकें कि उस डिस्क के ऊपर कितना स्ट्रेस है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो डिस्क की डिज़ाइन तो आपके 11 किलोवोल्ट से भी कम के लिए है, और एक डिस्क के ऊपर आपका पोटेंशियल जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जा रहा है, तो क्या होगा, फ्लैश ओवर हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। फ्लैश ओवर जानते हैं, फ्लैश ओवर का मतलब आप समझ जाइए कि क्या है। फ्लैश ओवर मतलब कि देखिए ये वोल्टेज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा V, और ये पिन है, ठीक है, और पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो इंसुलेटर्स हैं, इस और पिन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इतना ज़्यादा हो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है कि ये जो एयर है, एयर का ब्रेकडाउन कैपेसिटी है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो जब 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इसके सरफेस पे, है ना, तो क्या होगा, ये एयर एकदम से ब्रेकडाउन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और एकदम से फ्लैश ओवर हो जाएगा, ठीक, और शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं। फ्लैश ओवर का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एयर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इंसुलेटर के में 2 तरीके से ब्रेकडाउन होता है, 2 तरीके से खराब होता है। एक तो फ्लैश ओवर होता है, फ्लैश ओवर जैसे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो गया तो फ्लैश ओवर हो जाता है, मतलब लाइटनिंग हुई और इंसुलेटर के इर्द गिर्द जो एयर है वहीं से पास हो गई उसकी करंट, अंदर ब्रेकडाउन नहीं हो पाया उसके, तो इंसुलेटर आपका बच जाता है। एयर का ब्रेकडाउन हो गया कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है वोल्टेज अचानक इतना ज़्यादा आ जाता है तो अंदर से भी करंट पास हो जाती है, उसको बोलते हैं पंक्चर ऑफ द इंसुलेटर्स। तो फ्लैश ओवर और पंक्चर में अंतर जान लीजिए, ये आपके बाद में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जनरली जो भी शॉर्ट सर्किट होता है, लाइटनिंग होती है, या हम कहते हैं कि फॉल्ट आ गया, ये हो गया, तो ये सब होता क्या है, फॉल्ट का मतलब क्या है, मतलब यही है कि उसका इंसुलेटर्स ब्रेकडाउन हो गया, और सीधे सीधे जो कंडक्टर होता है ये कंडक्टर ग्राउंड हो गया। अब मान लीजिए एक ही डिस्क लगा होता है यहाँ, या 2 ही डिस्क लगा होता है, दोनों खराब हो जाएं तो होगा क्या, करंट सीधे यहाँ से लेके खंभे तक चली जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ट्रिप हो जाएगा जो आपकी प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो चलिए बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। अब हम पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, सीधे सीधे इधर KCL लगा देंगे। देखिए इसमें IN+1 करंट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, I1 कम करंट है, फिर यहाँ I1 है तो ICN हो जाएगी यहाँ, ऐसे I2 है, फिर उसके ऊपर नीचे साइड में IC2 हो जाएगी। तो नीचे साइड में अब जैसे इसमें क्या है करंट, देखिए IN है तो इसके साइड में नीचे साइड में ICN हो गई। यहाँ IN+1 करंट है तो इसके नीचे ICN+1 करंट हो गई। तो इस वाली जंक्शन पॉइंट पे हम क्या किया, हमने KCL लगा दिया।
अब केसीएल क्या हो, इनपुट इनकमिंग करंट एट दिस जंक्शन कितना आई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट कितना है आई एन प्लस आई सी एन, तो आई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू आई एन, ठीक है, ये देख रहे हैं आप आई एन, ये आई एन, सॉरी आई एन प्लस वन, ये वाला आई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू इस वाले जंक्शन पॉइंट में देखिए आई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू आई सी एन प्लस आई एन। चलिए इधर आ जाते हैं, आई एन प्लस वन, ठीक, इज इक्वल्स टू आई एन प्लस आई सी एन, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब आई एन प्लस वन कितना होगा, आप देखिए आई वो करंट क्या होता है, पोटेंशियल इनटू एडमिटेंस। पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है, हमने मान लिया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसमें करंट कितनी जा रही आई एन प्लस वन, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा स्मॉल वी एन प्लस वन, ठीक है, सबके इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, आई एन करंट जा रही तो वी एन पोटेंशियल होगा, ऐसे हमने मान लिया। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वी वन, स्मॉल वी वन, और कैपिटल वी वन का मतलब है कि एक यूनिट तक, देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है, ये कैपिटल वी वन का मतलब कि एक यूनिट तक का पोटेंशियल, ये इतनी यूनिट तक के पोटेंशियल वी एन हो गया, इतने यूनिट तक का पोटेंशियल वी एन प्लस वन हो गया। लेकिन इस पहली यूनिट में के अक्रॉस पोटेंशियल V1, दूसरे के अक्रॉस के पोटेंशियल V2, V3, V4 स्मॉल में, ये यही नॉमेनक्लेचर वाधवा वाली बुक में दिया है और सभी बुक में है। स्मॉल का V का मतलब उस पर्टिकुलर इंसुलेटर के अक्रॉस पोटेंशियल, और कैपिटल V का मतलब वहां तक का पोटेंशियल, ग्राउंड से वहां तक का पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल Vn प्लस वन होगा, तो Vn प्लस वन इंटू एडमिटेंस कितना होगा, अब कैपेसिटेंस है M इंटू सी, तो एडमिटेंस कितना होगा, एडमिटेंस आप जानते हैं एडमिटेंस कितना होता है, एडमिटेंस इसका ओमेगा इंटू सी होता है, तो ओमेगा सी रख दीजिए इसमें, ठीक है। सो इसकी अभी हम उसमें नहीं जाएंगे वैल्यूज़ में, जे और उसमें नहीं जाएंगे, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड रख देंगे, तो मैग्नीट्यूड हो गया ओमेगा इंटू सी, सी का मतलब M इंटू सी वोल्टेज, तो ये करंट हो गई, यही करंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अदरवाइज हम यहाँ पर फिर y इज इक्वल्स टू क्या लगाते, जे ओमेगा सी होता है तो जे लगा देते हैं यहाँ पर, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि तीनों जगह सी हैं तो जे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आप चाहें तो लगाइए चाहें तो ना लगाइए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों करंट हैं, कैपेसिटिव करंट हैं, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर इसमें आ जाइए, ये भी कैपेसिटिव करंट है, फिर ये भी M इंटू सी, ये भी कैपेसिटिव करंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ही अंतर है, Vn प्लस वन था, ये केवल Vn हो गया, तो केवल वोल्टेज का ही अंतर हुआ, Vn प्लस की जगह Vn हो गया, ओमेगा M इंटू सी हो गया। अब ICN देखिए, यहाँ थोड़ा सा जो है आपको समझने वाली बात है, ICN ये वाली ब्रांच है ICN, ठीक है, ये वाली ब्रांच है ICN क्या हो गया, ये जो कैपेसिटेंस तो C है इसका, ठीक हो गया, ओमेगा इंटू सी आ जाएगा एडमिटेंस। अब वोल्टेज इसके और इसके बीच में लेना है, यानी इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच में, तो इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच में वही वोल्टेज होगा जो इस पॉइंट से यहाँ ग्राउंड है, ये भी तो ग्राउंड ही है, तो इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच में कितना वोल्टेज है, कैपिटल Vn, सो वी हैव टेकन है द कैपिटल Vn, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सो कैपिटल Vn का मतलब क्या हो गया, अब आप समझ लीजिए, स्मॉल Vn का मतलब क्या होगा ये भी समझ लीजिए। स्मॉल Vn क्या है, nth डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज, और कैपिटल Vn का मतलब nth डिस्क तक का वोल्टेज, ग्राउंड से nth डिस्क तक का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जीरो से यहाँ तक का पूरा, यानी कैपिटल Vn इज इक्वल्स टू V1 स्मॉल V1 प्लस स्मॉल V2 प्लस स्मॉल V3 अप टू द Vn, तो ये पूरे वोल्टेजेस का जोड़ होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक का। और Vn क्या होगा, केवल इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, और कैपिटल Vn क्या होगा, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये सारे वोल्टेज को ऐड कर देंगे, तब यहाँ तक का वोल्टेज आएगा। चलिए एनीवे, ये इक्वेशन समझ में आ गई तो आप बहुत इजीली फार्मूले को समझ लेंगे। तो ओमेगा M इंटू सी का सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन से, तो Vn प्लस वन आ जाएगा। ये स्मॉल और कैपिटल में अंतर है, इसलिए ध्यान रखिए, ये स्मॉल है, इधर ओमेगा MC का कर देंगे तो Vn आ जाएगा ये वाला,
और यहाँ कर देंगे डिवाइड, तो ओमेगा सी डिवाइडेड बाई एम आ गया। अब एम क्या है, एम क्या है, ठीक है, ये एम है क्या, एम देखिए क्या है, ये वाला जो कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटेंस, मतलब इट इज द कैपेसिटी, म्यूचुअल कैपेसिटी बोलते हैं उसको, दिस कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटेंस। म्यूचुअल कैपेसिटेंस यानी डिस्क पिन टू पिन, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पिन टू पिन कैपेसिटेंस एंड पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस। देखिए टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कई जगह क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है। पिन क्या है, पिन का मतलब ये पिन हो गया, हर एक पॉइंट पिन है, ठीक है, इंसुलेटर का मैंने आपको बताया था। सो पिन टू पिन कैपेसिटेंस एंड पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, ठीक। सो इट इज द रेशियो ऑफ पिन टू पिन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अच्छा, कई बुक में एम उल्टा लिया है, मैं एक बार नोट कर लीजिए आप ध्यान से, कई बुक्स में मैंने भी बताई हुई है, एक शिवांग राजू में, उसमें एम को अलग डिफाइन किया है, उसमें एम इंटू सी ये ले लिया और सी ये ले लिया, तो m को डिफाइन उल्टा कर दिया उन्होंने, ठीक है। उल्टा क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि m क्या है, m रेशियो दिस कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटेंस है, और m की वैल्यू फिर क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, यानी 0.1, 0.2, 0.3 हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मैं बता रहा हूँ, ये वाधवा वाली बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, और भी बुक है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस बुक के हिसाब से क्या होगा कि ये पिन टू पिन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई ये एक सीधी वो आ जाएगी, ये हमेशा चूंकि बड़ा होता है तो m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 3, 4, 5, 7, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि m जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा ये क्रॉस आर्म लंबी करनी पड़ेगी, इसलिए m की वैल्यू बहुत ज़्यादा हम जनरली नहीं करते हैं। तो आ जाइए तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। आगे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब इस फार्मूले से हमने क्या जाना, Vn+1, मतलब किसी भी यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, उस यूनिट से पहले के अक्रॉस वोल्टेज प्लस उस यूनिट nth यूनिट तक का वोल्टेज डिवाइडेड बाई m। तो इसके न्यूमेरिकल सिंपल है, हम लोग कर लेंगे बाद में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप एग्जाम में सीधे सीधे फार्मूला यूज़ कर लीजिए या फिर इक्वेशन ये लिख करके तब कर लीजिए, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और जनरली कटते भी नहीं है कहीं पर, ठीक है। सीधा एक वेल सेटल्ड फार्मूला है, बस आपको पता होना चाहिए स्मॉल Vn+1 क्या है और कैपिटल Vn क्या चीज़ है, ठीक। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हमें करना क्या होता है एक्चुअली, ये जो इंसुलेटर्स है अभी हमने देख लिया कि V1 इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, V4, V5, V6, इस तरीके से वोल्टेज होगा। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज कौन सी यूनिट के अक्रॉस होगा, सबसे ज़्यादा वोल्टेज कौन सी यूनिट के अक्रॉस होगा, इधर वाली यूनिट के अक्रॉस होगा या ये वाली यूनिट के अक्रॉस है, यानी जो ग्राउंड है वो उससे कनेक्ट यूनिट है उसके अक्रॉस होगा, या जो कंडक्टर है उसके नियरेस्ट के अक्रॉस होगा। भाई सबसे ज़्यादा वोल्टेज कहाँ पर होगा, एनीबडी कोई बता सकता है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट ही किया है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, ये कंडक्टर से सबसे नियरेस्ट यूनिट जो भी होगी, देखिए उसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी, फिर उससे कम स्ट्रेस इसके ऊपर होगा, उससे कम स्ट्रेस इसके ऊपर, इसके कम, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा स्ट्रेस। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो एक ही जैसे इंसुलेटर्स बनाती है, ऐसे नहीं कि इसमें साइज़ बड़ी कर दें फिर छोटी कर दें, फिर छोटी कर दें, फिर छोटी कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी वांट टू इक्वलाइज द पोटेंशियल ड्रॉप, जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से इक्वलाइज कर लेंगे उतना ज़्यादा यूज़ हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। नहीं तो होगा क्या, इसके अक्रॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ भी नहीं होगा, तो इसके भी उतने ही पैसे दे रहे हैं, इतने इसके भी उतने ही पैसे दे रहे हैं अभी, है ना। तो एक अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग और हमारे जो डिस्क हैं। तो फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए उसका एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है, बता देंगे आपको भी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी एक टर्म होता है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ही हम क्या करते हैं,
सभी के अक्रॉस लगभग बराबर पोटेंशियल आ जाए, ऐसा काम करते हैं। इसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल को इक्वलाइज करना लगभग। अब उसके 3 तरीके हैं। पहला है वैल्यू ऑफ एम, यानी एम की वैल्यू जितनी इंक्रीज कर देंगे, ये देखा गया है, जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उतना ही कम हो जाता है एक दूसरे के बीच में, यानी पोटेंशियल इक्वलाइज होने लगता है काफ़ी हद तक। जो डिफरेंस एक यूनिट से दूसरे के यूनिट के बीच में है वो घट जाता है। तो एम को हम इंक्रीज कर दें, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटेंस को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इस कैपेसिटेंस को हम कम कर दें तो ही तो एम की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इस कैपेसिटेंस को कम कैसे कर दें, इसकी वैल्यू, इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दें। इसकी डिस्टेंस स्ट्रक्चर से बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि पैसे ज़्यादा खर्च होना। क्रॉस आर्म की डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो पैसे हमारे अनइकोनॉमिक हो जाएगा। तो m की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, 10 तक रखते हैं। इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास अनइकोनॉमिक कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए जो है m पे भी डिपेंड करता है, यानी ज़्यादा m कर देंगे, m की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो ये इक्वलाइज हो जाएगा। तो पहला हमारा ये हो गया, देखिए सिलेक्शन ऑफ m की वैल्यू ज़्यादा करने से ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन m की वैल्यू ज़्यादा करेंगे लॉन्गर क्रॉस आर्म आ जाएगी और फिर अनइकोनॉमिक हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स भी कर सकते हैं। ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है, ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि अलग अलग कैपेसिटी की कर दें, इसका कैपेसिटेंस कुछ अलग कर दें, इसका कुछ अलग कर दें, इसका कुछ अलग कर दें, जैसे मैंने बताया। हालांकि ये व्यवहारिक रूप से और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हम ऐसा थ्योरेटिकली मानते हैं कि अगर हमने इसकी और इसकी और इसकी हर एक की कैपेसिटेंस अलग अलग कर दी, मतलब कि शेप एंड साइज अलग अलग कर दी, तो भी हम इसको इक्वलाइज कर ले जाएंगे। अब वो कैसे करते हैं देख लीजिए। ये है थ्योरेटिकल, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं है, ध्यान रखिए, ये हम थ्योरेटिकल ही बात कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको C1 कर दिया, इसको C2 कर दिया, C3 कर दिया, इसको Cn कर दिया, इसको Cn+1 कर दिया। हर एक यूनिट को अलग अलग कर दिया हमने कैपेसिटेंस, ठीक है। ये C ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हर एक यूनिट को अलग अलग कर दिया तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, आप देख। अब जब हर एक यूनिट को अलग अलग इतना अलग कर दिया कि हर एक यूनिट के अक्रॉस वी कैपेसिटेंस हो, सॉरी वोल्टेज हो गया। अब हर एक यूनिट के अक्रॉस अलग कर देंगे तो वी वोल्टेज हो जाएगा। तो अब आप देखिए एट जंक्शन nth जंक्शन पे, यानी ये वाली जो जंक्शन है इस पे देखेंगे हम, वही लगा देंगे KCL, in+1 = in+ICn लगा दिया हमने। अब in+1 का क्या मतलब है, C इसका कैपेसिटेंस और एडमिटेंस और वोल्टेज, वोल्टेज तो V है, स्मॉल v है, V × Cn+1। देखिए V Cn+1, इसमें क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, केवल Cn बदल जाएगा। इधर में देखिए Cn बदल गया। अब आइए इधर वाली में, इसमें क्या हो जाएगा, इसका तो C ही कैपेसिटेंस है तो C आ जाएगा ω/C। अब वोल्टेज कितना होगा इसके और इसके बीच में, उतना ही वोल्टेज होगा जितना यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज होगा, ठीक है। जितना यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की कितना वोल्टेज होगा, n × V। ये n टाइम V हो गया तो n × V हो गया। सो n × V, देखिए n × V। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ओमेगा सब में है और V Cn+1 = V कॉमन ले लिया हमने, Cn और Nc आ गया, V को काट दीजिए तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये निकल के आ गया, Cn+1 = Cn+Nc, ठीक है। तो Cn+1 मतलब Cn+1th यूनिट अगर हम निकालते हैं = पहली यूनिट, क्योंकि हमें एक का तो कैपेसिटेंस पता ही होता है, एक का अगर हम कैपेसिटेंस मालूम है हमें, तो फिर हम बाकी सबका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। Cn उसका कैपेसिटेंस, यानी दूसरी यूनिट का कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहली यूनिट का कैपेसिटेंस प्लस n × C, ठीक है। अगर हमें दूसरी का निकालना है तो n = 1 रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अगर दूसरी का निकालना है तो n = 1 रखना पड़ेगा, तो C2 हो जाएगा = C1 + C। ऐसे ही तीसरी का निकालना है तो n = 2 रखना पड़ेगा, ऐसे। तो हम ये निकाल लेंगे कैपेसिटेंस, ये सारे कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, ये भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर, ठीक है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक इक्वलाइज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इक्वलाइजेशन का, स्टैटिक शील्डिंग। आ जाते हैं हम लोग। स्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, देखिए कैसे हम इक्वलाइज कर सकते हैं। और तीसरे तरीके से, स्टैटिक शील्डिंग का मतलब कंडक्टर से लेके कोई एक कंडक्टर और इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कर देते हैं, एक तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड से भी हम ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करेंगे ही, एक स्ट्रक्चर से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये जो करंट जाएगी, अब भाई पिन है, अब पिन से ये देखिए, पिन से ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर को सीधे सीधे हमने कनेक्ट किया तो कंडक्टर का पोटेंशियल आ गया यहाँ। सो पिन टू कंडक्टर जिसको बोलते हैं, पिन टू लाइव पार्ट का जो के बीच में एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, पिन टू ग्राउंड के बीच में भी एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। यानी ये वाली जो कैपेसिटी, अब देखिए हर एक जंक्शन पॉइंट पे देखिए कितनी करंट होगी, ये करंट होगी सीधी जाएगी, ये करंट यहाँ से जा कर के सीधे यहाँ पर जाएगी। अब इसको इस तरीके से कनेक्ट करें कि ये वाला जो कैपेसिटिव वैल्यू है वो ऐसी एडजस्ट हो जाए कि ICN डैश, यानी जो करंट ये है वो इसके बराबर आ जाए। जब देखिए ये करंट इसके बराबर आ जाएगी तो ये वाली भी करंट इसके बराबर आ जाएगी। अब इसका कैपेसिटेंस एक ही है, अगर एडमिटेंस सबका बराबर है, ठीक है, करंट सबका बराबर हो जाए, इसका मतलब पोटेंशियल बराबर है, तभी तो करंट बराबर आ जाएगा, तो पोटेंशियल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि ये जो कैपेसिटेंसेज हैं इनको डिजाइन ऐसे करना है ताकि ये वाली करंट इसके बराबर आ जाए, बस इतना ही काम करना है। तो बस सीधे सीधे ICN इज इक्वल टू ICN डैश, यही है हमारा इसमें मोटिव, ICN इज इक्वल टू ICN डैश, ठीक है। अब ICN हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ये C वैल्यू है तो ओमेगा C एडमिटेंस हो जाएगा, और वोल्टेज कितना होगा, N इंटू V हो जाएगा। यहाँ से स्मॉल v यहाँ है तो चूंकि सबके अक्रॉस V है तो N इंटू V हो जाएगा। तो देखिए N इंटू V हो गया, ओमेगा C हो गया। अब आइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे करेंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल N इंटू V है और टोटल पोटेंशियल V है तो ये कितना होगा, तो माइनस कर देंगे टोटल V से N इंटू V, तो आ जाएगा। तो V माइनस एन बी पोटेंशियल हो गया, ओमेगा CN आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये K मान लीजिए कैपिटल V इज इक्वल टू KV है, कैपिटल V इज इक्वल टू KV, तो K इंटू V, तो V बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया, ये आ गया, तो CN इज इक्वल टू क्या आ गया, N इंटू C डिवाइडेड बाई K माइनस N, ठीक है। K इज द नंबर ऑफ यूनिट यूज्ड, ये हमेशा ध्यान रखिए। N क्या है, V इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज, CN क्या चीज है यहाँ पर, इज द कैपेसिटेंस बिटवीन द गार्ड रिंग एंड द पिन, ठीक है, ये ऑफ द nth यूनिट, ये हमेशा ध्यान रखिए। CN क्या है, C क्या है, तो CN ये इसको बोलते हैं हम CN, ठीक है। ये CN हो गया, CN प्लस 1 हो गया, CN प्लस 2 हो गया, इस तरीके से ये C हो गया, ये M इंटू C हो गया, ये CN हो गया। तो गार्ड रिंग और पिन के बीच का कैपेसिटेंस है CN, तो CN इज द कैपेसिटेंस बिटवीन द गार्ड रिंग एंड द पिन ऑफ nth यूनिट, ठीक है, पिन ऑफ, और इसी CN को निकालना है। तो CN क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू N इंटू C, ठीक है। N अगर चौथी पिन का निकालना है तो N 4 हो जाएगा। अब K क्या चीज है, नंबर ऑफ, K इज द नंबर ऑफ यूनिट यूज्ड, ये हमेशा ध्यान रखिए। K क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट यूज। अगर हम 4 यूनिट यूज के रखिए तो हमने K तो फिक्स कर दिया, 4 हो गया। अब N वेरी करता रहेगा, N बराबर 1 रख दीजिए, फिर N बराबर 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, इस तरीके से N वेरी करता रहेगा। तो हमारे ये 3 तरीके हैं पोटेंशियल को इक्वलाइज करने के, ठीक है। M की वैल्यू, और दूसरा हमने तीसरा M की वैल्यू, ग्रेडिंग ऑफ यूनिट, सिलेक्शन ऑफ M, ये 3 वैल्यू से हम पोटेंशियल को रेगुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको पूरे चैप्टर्स को मेरे ख्याल से
पूरा चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। और इसमें हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं बिल्कुल 1 मिनट में बता देता हूँ कि ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन से मटेरियल के बने होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। पोर्सलिन, फिर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हर एक यूनिट लगभग 11 किलोवोल्ट से डिज़ाइन होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डिस्क 11 किलोवोल्ट पे होती है। फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने की, उसमें ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, V स्मॉल v n+1 इज इक्वल टू कैपिटल VN डिवाइडेड बाई m प्लस VN। m क्या है? म्यूचुअल कैपेसिटी है, ये आप जान गए, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, अलग बुक से मैं अलग रेशियो लिखा होता है, कई बार आप m की वैल्यू 0.1 0.2 निकाल देंगे, ऐसे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू म्यूचुअल कैपेसिटेंस है, दिस कैपेसिटेंस पिन टू पिन कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय पिन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस वाली डेफिनेशन ली है हमने m की, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। आइए मेथड ऑफ इक्वलाइजिंग द पोटेंशियल हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें सिलेक्शन ऑफ m की वैल्यू बढ़ाने से भी इक्वलाइज हो जाएगा। ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स, अलग अलग यूनिट अलग अलग शेप एंड साइज की कर देंगे तो भी हो जाएगा। ये फार्मूला है इसका Cn+1, इसकी अलग अलग यूनिट को निकालने के लिए ये फार्मूला है। फिर आपका स्टैटिक शील्डिंग है, और स्टैटिक शील्डिंग के लिए ये वाले जो कैपेसिटेंस हैं इनको निकालने का ये फार्मूला है। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी टाइम हो रहा है। न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यूजिंग दीज 3 फार्मूलाज। 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले के बेस पे ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक इट इज एनफ, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। और ये लेक्चर पूरा ही चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, केवल न्यूमेरिकल पार्ट रह गया है, तो वो न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें।